आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7, 8 यानी 4 और न्यूमेरिकल्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मेरे साथ। देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके समझ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 ये लिखा है एल्कोहल यानी शराब। एल्कोहल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.36 तथा 1.54 हैं। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जस्ट पिछले जैसे यहाँ पर देखें हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। आपको क्या दिया है वो सबसे पहले आप लिखें और क्या ज्ञात करना है वो भी लिखेंगे। दिया है एल्कोहल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.3 तथा 1.54 है। इसका मतलब है एल्कोहल का कितना है 1.36, कांच का कितना है 1.54। क्रमशः का मतलब यही है पहले पहले वाले का, दूसरा दूसरे वाले का। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक हमें दिया है 1.36 और कांच का दिया है 1.54। इस चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं। एल्कोहल का अपवर्तनांक दिया है, एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक और इक्वल टू हमको दे रखा है 1.36 और आगे दे रखा है कांच का अपवर्तनांक। किसका दे रखा है? कांच का। तो वो लिखेंगे हम यहाँ कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और इक्वल टू हमको दे रखा है 1.54 और हमसे क्या ज्ञात करवाया है वो हम यहाँ लिखेंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बोर्ड पर देख सकते हैं आप। ज्ञात करना है, क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एल्कोहल के सापेक्ष, एल्कोहल के सापेक्ष, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज में हमको दे रखा है। अब हमें इसके सिंबल्स की समझ होनी चाहिए, यानी अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, किसके सापेक्ष किस प्रकार से लिखते हैं उसको। तो देखो यहाँ पर एल्कोहल का अपवर्तनांक दिया 1.36। अब देखो अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं एन या म्यू से। किसका दिया है? एल्कोहल का। और एल्कोहल के लिए हम चाहें तो एल यानी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ए एल। ए एल का मतलब एल्कोहल और इक्वल टू ये हमको दे रखा है 1.36। और मैंने आपको बताया है अगर आपको कोई माध्यम ना दिया हो किसके सापेक्ष दिया है तो हम मानेंगे वो वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष एल्कोहल का अपवर्तनांक, यानी एल्कोहल यानी इसका होता है इसके सापेक्ष। ए मतलब एयर, एल मतलब एल्कोहल, यानी एल्कोहल का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष इक्वल टू दे रखा है 1.36। आगे दे रखा है कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं एन से। किसका है? कांच का, वो हम यहाँ लिखते हैं। जिसका होता है उसे हम पीछे रखते हैं, जिसके सापेक्ष होता है। अब कोई माध्यम नहीं दिया है तो हम वो माध्यम एयर मानते हैं, यानी ए एन जी इक्वल टू में दे रखा है 1.54। अब हमसे क्या पूछा है, देखें यहाँ पर एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका पूछा है? कांच का। तो अपवर्तनांक होता है एन, किसका पूछा है? कांच का, वो यहाँ रहेगा। किसके सापेक्ष? एल्कोहल के सापेक्ष। तो एल्कोहल के लिए हमने इस्तेमाल किया है ए एल और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था अपवर्तनांकों में संबंध, तो इसको हम एयर के रेस्पेक्ट में तोड़कर लिख सकते हैं वो इस तरह से। देखें यहाँ पर सिंस ए एल और एन और जी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए एन जी यानी ए अपॉन ये और अपॉन ए एन और यहाँ पे ये क्या है? ए एल मतलब एल्कोहल, यानी ग्लास का अपवर्तनांक बट्टे एल्कोहल का अपवर्तनांक। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ए मतलब एयर और ए मतलब एयर। यहाँ जी मतलब ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, एल्कोहल का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष और इक्वल टू, अब देखो आप वैल्यू पुट कर दें। ए एन जी की वैल्यू में दे रखी है। ए एन जी की वैल्यू मेरे पास है 1.54 और अपॉन ए एन एल, और ए एन एल की वैल्यू मेरे पास है 1.36।
अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को हटा सकते हैं हम। ये आ गया मेरा 154 और अपॉन 136। अब इसको हम देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। देखें यहाँ पर 2 7 जा 14 और एक बच्चा 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब 2 से काट दो, देखो 2 6 जा 12 बचा 1, 16 हो गए, 2 8 जा 16, यानी यहाँ आ गया 77/68। यानी जब 77 में 68 से भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा AL और NG इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.13। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे, 68 का भाग देंगे 77 में, तो आ जाएगा आपका 1.13। यानी ये आ गया आपका कांच का अपवर्तनांक एल्कोहल के सापेक्ष। यही पूछा था हमसे, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी किसका पूछा था? कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक आ गया किसके सापेक्ष? एल्कोहल के। वो कितना निकल के आया? 1.13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे इसी जैसा है। तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.0 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कांच का दिया है 1.50, हीरे का दिया है 2.40। और किसके सापेक्ष पूछा है? हीरे के सापेक्ष कांच का। यानी इस बार भी हमसे कांच का पूछा है, अब की बार हीरे के सापेक्ष। तो दिया है कांच का अपवर्तनांक, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू हमको दे रखा है 1.50, 1.50 और फिर दे रखा है हीरे का अपवर्तनांक। तो उस चीज़ को हम यहाँ मेंशन करेंगे, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, और इक्वल टू ये हमको दे रखा है 2.40। और क्या ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या निकलवाया है बोर्ड पर देखें, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी तक मैंने आपके समझ कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया मैंने, और जो उन्होंने ज्ञात करवाया था वो भी आपके समझ मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। अब हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे कांच का अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं N से। किसका दिया है? कांच मतलब G मतलब ग्लास, और किसी के अगर कोई माध्यम नहीं है तो उस माध्यम को मान लेंगे एयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एयर, यानी एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू दे रखा है 1.50। फिर किसका? हीरे का अपवर्तनांक। अब हीरे की स्पेलिंग डायमंड होती है, तो यहाँ हम हीरे के लिए यूज़ करेंगे D। तो अपवर्तनांक होता है मेरा N, किसका दिया? हीरे का मतलब डायमंड D, और किसके रेस्पेक्ट में मान सकते हैं? एयर के। तो ND इक्वल टू हो गया 2.40। अब देखो इसको लिखेंगे हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कैसे लिखेंगे? देखो अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं N से। किसका है? हीरे के सापेक्ष कांच का, जिसका होता है वो पीछे रहता है। कांच मतलब ग्लास, किसके सापेक्ष? हीरे के मतलब D। यानी D एंड G की वैल्यू हमसे उन्होंने पूछी है। तो D एंड G को हम तोड़ के लिख सकते हैं एयर के रेस्पेक्ट में, अपवर्तनांकों के संबंध के अनुसार। तो यहाँ पर सेंस हम लिख सकते हैं D एंड G इक्वल टू, यानी ये अपॉन ये, यानी ग्लास का अपवर्तनांक बट्टे डायमंड का अपवर्तनांक। यानी इसको हम लिख सकते हैं NG और अपॉन ND। अब एयर के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा A और यहाँ भी क्या आ जाएगा? A। किसी भी अपवर्तनांक को हम एयर के रेस्पेक्ट में अगर दो माध्यमों में अलग अलग दिया है तो उन दोनों माध्यमों में अलग अलग अपवर्तनांक को हम वायु के सापेक्ष इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं। तो देखो अब इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है ANG की वैल्यू देख सकते हैं बोर्ड पर कितनी है? 1.50 और अपॉन AND की वैल्यू है 2.40। अब गौर करें यहाँ पर, देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 150 और बट्टे नीचे आ जाएगा 240। अब गौर करें, देखें यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया DNG इक्वल टू, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। देखो यहाँ आ गया 15 और बट्टे 24। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। यहाँ आ गया आपका 5 बट्टे 8, यानी DNG इक्वल टू। अब देखो अंश छोटा है हर बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा दिया।
बिंदी, और यहाँ हो गए 50, तो 8 6 48 बचे 2 8 दूनी 16 और 8 1 40। तो इस तरह से यानी ग्लास का अपवर्तनांक डायमंड के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 0.625, और ये एक मात्रकहीन राशि है, तो इस वजह से इसका कोई मात्रक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष है। क्वेश्चन ये कह रहा है निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यानी निर्वात का मतलब है जहां पर कोई माध्यम ना हो, वैक्यूम, तो उसमें एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम और अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, और कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी है। तो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता, एक टॉपिक था इस चैप्टर की थ्योरी में। तो वहां हमने देखा था तो अपवर्तनांक जिस तरह प्रकाश अलग अलग माध्यमों में चालों पर निर्भर करता है, उसी तरह से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। यानी n = फॉर्मूला होता है λ1/λ2, यानी एक माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक वैसे ही जैसे एक माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जो टॉपिक है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, उसी पर आधारित है ये न्यूमेरिकल। तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य इसमें एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, और हमें क्वेश्चन के आंसर को मिलाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हम मीटर में चेंज करें, तो हम एंगस्ट्रॉम में ही लगा देंगे, फिर भी मेरा आंसर निकल आएगा। तो ये दे रखा है निर्वात में एक बड़ी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी निर्वात में तरंग दैर्घ्य दे रखी है आपको। सबसे पहले दिया है निर्वात में तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य एक दे रखी है, दूसरी उन्होंने ज्ञात करवाई है, तो इस वजह से यदि 2 हैं तो मैंने इसको मान लिया λ1। तरंग दैर्घ्य को हम दर्शाते हैं लैम्डा से, और λ1 = हमें दे रखा है 6000 और एंगस्ट्रॉम, और फिर आगे दे रखा है कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक = हमको दे रखा है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से, और n = दे रखा है 1.5, और क्या ज्ञात करवाया है, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ पर दो तरंग दैर्घ्य का जिक्र है, एक दे रखी है दूसरी पूछी है, तो इसको मैंने मान लिया λ2 और =? अब अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता, n = फॉर्मूला होता है λ1/λ2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.5 = λ1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6000 और बट्टे λ2। तो λ2 की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इम्प्लाई दैट करके λ2 = ये आ जाएगा 6000 और अपॉन कितना आ जाएगा 1.5। आप गौर करें, ये 1.5 यानी पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ऊपर देखो हो गया मेरा 60,000, 1 2 3 और नीचे कितना है 15 से डिवाइड कर दो, 15 × 15 15 × 60, 4 बार कट जाएगा, और ये 3 जीरो है तो ये 4000 बार डिवाइड जाएगा। तो λ2 = मेरा कितना आ गया 4000। अब मात्रक क्या होगा, तो फिलहाल तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में लिया है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से λ2 का मान कितना आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो हमने निकाल लिया कि कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी आई 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है, पानी से भरे एक तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उससे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात करो। पानी का अपवर्तनांक दिया 1.33। मैंने आपको जब अपवर्तन के उदाहरण पढ़ाए थे तब बताया था कि किसी तालाब की गहराई कम क्यों प्रतीत होती है, और इसके बाद लास्ट लेक्चर में इस थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डेरिवेशन भी किया था किसी तालाब की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध आता है। तो फॉर्मूला निकल के आया था n = वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखें यहाँ पर दिया है, ये लिखा है पानी से भरे एक तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उससे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है। अब एक्चुअल में गहराई नहीं है, ये आभासी गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, उसी आभास हो रहा है कि तालाब 2 मीटर गहरा है, तो ये उसकी आभासी गहराई है। दिया है आभासी गहराई, तालाब की जो आभासी गहराई है, आभासी गहराई। और आभासी गहराई के लिए हम सिंबल्स जो यूज किए थे वो था स्मॉल h, आप जो भी यूज़ कर सकते हो,
तो आवासीय गहराई को मान लिया स्मॉल h और इक्वल टू, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 मीटर। और फिर आगे दे रखा है पानी का अपवर्तनांक, यानी पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से, और पानी का अपवर्तनांक हमको दे रखा है 1.33, मात्रक होता नहीं है इसका। और क्या पूछा है हमसे, अब ज्ञात क्या करना है वो यहाँ लिखेंगे, ज्ञात करना है। अब ज्ञात ये करना है कि जो तालाब की वास्तविक गहराई, ये लिखा है, तो तालाब की वास्तविक गहराई, यानी हमसे क्या पूछा है, वास्तविक गहराई। तो ज्ञात करना है मुझे वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। और वास्तविक गहराई को हम नोट कर रहे हैं कैपिटल H से, और H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, सूत्र N इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई। वास्तविक गहराई को मानते हैं H, कैपिटल H, और आवासीय गहराई को स्मॉल h। यहाँ n अपवर्तनांक है, कैपिटल H वास्तविक गहराई है, और h स्मॉल, जो स्मॉल h है वो आवासीय गहराई है। यहाँ देख सकते हैं अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए, और n की वैल्यू कितनी है 1.33 इक्वल टू कैपिटल H, और अपन स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 2। अब आपको कैपिटल H का मान चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई से कर दे, यानी कैंची का गुणा। तो ये हो जाएगा 2 × 1.33 और इक्वल टू कैपिटल H। तो इम्प्लाई दैट करें, कैपिटल H इक्वल टू, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0.21 जा 2। अब ये किस में आ जाएगा, मीटर में। तो इस तरह मैंने देखा कि जो कैपिटल H क्या है, तालाब की वास्तविक गहराई। तो जो तालाब की वास्तविक गहराई वो कितनी है 2.66 मीटर, जब उसको कितनी प्रतीत हो रही है 2 मीटर की, यानी 0.66 मीटर उसे वो तालाब कम गहरा प्रतीत हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स थ्योरीज आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। दैट्स ऑल।